नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं महीप सिंह राठौड़। एमएसआर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। तो बच्चों इसको बड़े ध्यान से पढ़ना, पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन इसमें 1 बाय 1 आगे पढ़ते हैं महत्वपूर्ण चीजें। तो कार्बन के बारे में अगर अपन आगे पढ़ें तो कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित है, यानी सब लगभग जितने भी तत्व हैं वो कार्बन पर आधारित होते हैं। कार्बन प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है बच्चों, सिर्फ 0.02% ही भू प्रकृति में पाया जाता है और वायुमंडल में सिर्फ इसकी मात्रा है 0.03% है, जो कि वो भी CO2 के रूप में पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सिर्फ कितनी होती है बच्चों? 0.03% ही होती है। तो ये तो इसकी उपलब्धि के बारे में कि उपलब्धता के बारे में हो गया कि ये कितनी उपलब्ध है, यानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। कार्बन में आबंध संयोजक बंध, यानी कार्बन में किस प्रकार से आबंध होता है, वो आबंध कौन सा होता है बच्चों? संयोजक आबंध होता है, जिसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, अपन ने पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बंध बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो इसमें अपन आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में देखो इसके बहुत सारे यौगिकों के उदाहरण दे रखे हैं। एसिटिक एसिड जो कि अपन अम्ल क्षार की चैप्टर में पढ़ा था। क्लोरोफॉर्म है जो कि अपने आप में एक बेहोशी का काम करता है, इसको सूंघने से बेहोश हो जाता है। ये एल्कोहल है जो कि वाइन में काम आता है। और ये मेथेन गैस है जो कि गोबर में पाई जाती है। तो इस प्रकार की गोबर में जो बदबू आती है वो मेथेन गैस की होती है बच्चों। इस प्रकार इसके काफी उदाहरण हैं। बहुत प्रकृति में ज्यादातर यौगिक है वो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलकर बने होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अपन इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर लेते हैं, क्या है ये कार्बन। तो कार्बन में अधिकतम परमाणु संख्या इसकी 6 है, अर्थात इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों का कोश है कि इसमें 2 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रथम कोश में 2 होते हैं और उसके बाह्यतम कोश में 4 होते हैं। तो कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉन गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण करना चाहता है तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। दो बच्चों ग्रहण करके ये 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास ग्रहण कर ले। तो 8 इलेक्ट्रॉन का विन्यास भी उत्कृष्ट गैसों का विन्यास है और 2 इलेक्ट्रॉन का विन्यास भी उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास है। अतः ये इन दोनों विन्यास को ग्रहण करने के लिए इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, ये प्रथम कंडीशन है कि ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो ये हीलियम का उत्कृष्ट गैस का विन्यास दान कर लेगा जो कि स्थायी है। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लें, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी कंडीशन है इसकी। ये इसकी दूसरी अवस्था है जिसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो इसके बाह्यतम कोश में ये 4 और ये 4 बच्चों कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये भी मतलब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसलिए ये भी स्थायी होता है। तो ये दोनों कंडीशन के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन देखो बच्चों, यहाँ दे कि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 रिनाइन बना सकता है, अर्थात ये 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से मान लो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले ये। और तो इसका इस प्रकार इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर ये 4 ग्रहण कर लेता है तो 8 हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 ये और 2 ये, तो 10 हो गए। 8 ये और 2 ये, 8 10, अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल है। यानी 6 प्रोटॉन वाली, प्रोटॉनों की संख्या इसमें 6 ही है, तो 6 प्रोटॉन वाली नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन होना और उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों को खींचता कौन है? इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींचता है। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा कौन? प्रोटॉन। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉनों की संख्या वाले नाभिक का खींचना पॉसिबल नहीं है। यानी ये 6 प्रोटॉन नाभिक में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को खींच के अपने बाह्यतम कोश में ला सके बच्चों, इसलिए ये मुश्किल है। अतः कार्बन C4- बनाने की संभावना कम ही होती है। दूसरी कंडीशन आती है बच्चों, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना ले, यानी ये अब इस कंडीशन में 4 इलेक्ट्रॉन खो देंगे। दूसरी ये है कि ये इन 4 इलेक्ट्रॉनों को खो दे, जैसे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को खो दे। इसके बाह्यतम कोश में ये 4 इलेक्ट्रॉन है,
इन चारों को खो बाहर निकाल दे, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे, तब क्या कंडीशन बनती है अपन देखते हैं। लेकिन ये चारों इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये इन चारों इलेक्ट्रॉनों को खो देगा तो इसके यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ नहीं बचेगी, 0 यहाँ। तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या तो हो गई 6, प्रोटॉनों की संख्या तो है लगभग 6, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 6 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2। तो ये थोड़ा स्थायी कम रहेगा, यानी इसके लिए बहुत ही उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये बन तो जाएगा लेकिन ऊर्जा बहुत ही अधिक होगी। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है। ये इलेक्ट्रॉन निकाल के, चारों इलेक्ट्रॉनों को निकाल के ये चारों इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है अपने बाह्यतम कोश के और ये C4+ आयन बना सकता है, ये C4+ आयन बना सकता है। लेकिन C-4 तो इसका स्थायी नहीं होता है, तब बच्चों कार्बन C4+ आयन बना लेता है कई बार, बहुत बार, और ये 4 बंधों के साथ जुड़ जाता है। इसके बारे में अपन अब आगे पढ़ रहे हैं। कार्बन अपने अन्य परमाणु अर्थात तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। अर्थात ये जो C4 है ये भी स्थायी इतना नहीं है बच्चों, ये भी इतना स्थायी नहीं है, ये कई बार बना लेता है परंतु ये स्थायी ये भी नहीं है। तो न तो C4- स्थायी है, कार्बन न C4- बना सकता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और न ही ये C4+ यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बना सकता है। तो फिर दूसरा रास्ता बचता है कि न तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और न ही ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ और C4- बना सकता है। तो दूसरा इसके पास ये रहता है कि ये अन्य परमाणुओं के साथ साझेदारी करता है बच्चों, ये साझेदारी करके इसकी कमी को पूर्ति करता है। तो ये दोनों ही कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन में भी कार्बन C4 जो बना है ये स्थायी नहीं है, न ही C4+ स्थायी है, न ही C4- स्थायी है। इसका मतलब न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है वो प्राप्त कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। इन दोनों में ही कार्बन का स्थायित्व नहीं रहता। इसका मतलब कार्बन ने कोई तीसरा रास्ता अपनाएगा और तीसरा रास्ता है साझेदारी का, अर्थात वो अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके अपना बाह्यतम कोश का अष्टक पूरा करता है, अर्थात उत्कृष्ट गैस विन्यास का धारण करने के लिए वो 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर उसकी साझेदारी करता है बच्चों, और वो सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसको अपन सहसंयोजक बंध कहते हैं, उसको ये प्राप्त करता है। उसके बाद में जैसे अपन इसके बहुत सारे उदाहरण है आगे जो मैं देता हूं आपको। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, ये दोनों जुड़ते हैं, ये दोनों जुड़ेंगे, जुड़कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे H2, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु ये और ये दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु, ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन का अणु बनाएंगे। अब इनमें न तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा है क्योंकि 2 नहीं है, उत्कृष्ट गैस का विन्यास दान करना हाइड्रोजन को यानी हीलियम का, तो न तो इसके बाह्यतम कोश में 2 परमाणु है, न ही इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 परमाणु है। ये भी अपने बाह्यतम कोश में 2 परमाणु लेने की कोशिश, एक परमाणु लेकर अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास पूरा करना चाहेगा, ये भी एक परमाणु लेकर अपना उत्कृष्ट गैस परमाणु विन्यास पूरा करना चाहेगा। इसलिए इन दोनों ने मिलकर साझा कर लिया इन 2 इलेक्ट्रॉनों का। देखो बच्चों, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का इस हाइड्रोजन परमाणु ने और इस हाइड्रोजन परमाणु ने क्या किया, साझा किया। यहाँ पर इन दोनों ने साझा किया और साझा करके क्या किया कि दोनों ये परमाणु जो एक इसका था और एक इसका था, दोनों से आए, इन दोनों परमाणुओं पर अब इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है, इधर वाली का भी। देखो ये बच्चों, इस हाइड्रोजन का भी अधिकार है और इस इधर वाले हाइड्रोजन का भी इन दोनों परमाणुओं पर अपना अधिकार है। अर्थात इसने इन 2 परमाणुओं का साझा किया, आपस में एक परमाणुओं का साझा कर लिया, इसलिए इसके H सिंगल, चूंकि इसने एक परमाणुओं का साझा किया बच्चों, इसलिए H सिंगल बंध H से जुड़ जाएंगे।
H सिंगल बंद H से जुड़ जाएंगे, एकल बंद आएगा इसमें। क्यों आएगा? क्योंकि इन्होंने एक एक परमाणु का साझा किया, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इस प्रकार एक एक परमाणुओं का साझा किया, इसलिए ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन, देखो ये बता रहे हैं ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है। और अब इसके बाह्यतम कोश में भी हीलियम का विन्यास, उत्कृष्ट गैस का विन्यास हो गया, और इसके बाह्यतम कोश में भी हीलियम उत्कृष्ट गैस का विन्यास हो गया, और उत्कृष्ट गैस का विन्यास होने से परमाणु स्थायी हो जाते हैं, ये अणु स्थायी हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन का एक अणु देखो बच्चों ऐसे बन गया कि H इधर वाला और इधर वाला H एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, और एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, इसलिए इसमें सिंगल बंद, एकल बंद आया, एकल बंद प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य एक एक एकल बंद है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से आया, दोनों ने साझा किया है, साझा करके और उत्कृष्ट गैस का विन्यास धारण किया। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी देखो बच्चों अपन देखते हैं, बहुत ही रोचक संयोजक बंध के बारे में यहाँ पर समझा रखा है। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है बच्चों, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रथम कोश में 2 होते हैं और उसके बाद में 6, टोटल 8 परमाणु होते हैं इसके पास। तो बाह्यतम कोश में 6 ही होते हैं। अब इसको बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हो जाते हैं तो ये 8, बाह्यतम कोश में कितने 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है बच्चों, और 8 इलेक्ट्रॉन है वो नियोन का उत्कृष्ट गैस का विन्यास है, जो कि स्थायित्व है, परमाणु या अणु को स्थायी करता है। तो अब न तो ये स्थायी है ऑक्सीजन परमाणु, न ये ऑक्सीजन परमाणु स्थायी है, क्योंकि इसके भी देखो 1 2 3 4 5 6 परमाणु है, 8 नहीं है, और इसके भी 6 हैं। अब अगर ये इससे 2 ले ले तो इसके तो 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके बच्चों 4 ही बचे, और ये इससे ले तो इसके पास 8 हो जाएंगे, लेकिन इसके पास 4 बचे। तो ये तो समस्या का हल नहीं हुआ। इसलिए ये क्या करेंगे, ये 2 परमाणु जो इसके हैं, ये 2 परमाणु, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, ये इन दोनों में साझा करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉनों का आपस में। तो यहाँ पर देखो ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है वापस, 2 इसने दे दिए और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसने दे दिए बच्चों। तो 2 और 2 4 तो इसके पास है पहले से, 2 और 2 4 इसके पास भी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का साझा इसने कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा इसने कर लिया। साझा करके और फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन पर दोनों का अधिकार होता है, साझित इलेक्ट्रॉनों पर इसका भी उतना ही अधिकार है इस ऑक्सीजन परमाणु का, और इस ऑक्सीजन परमाणु का भी उतना ही अधिकार है जितना इस ऑक्सीजन परमाणु का है। इसलिए ये साझे वाले इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार देखो डायग्राम से दिखा दिया कि ये 4 इसके भी हैं और ये 4 इसके भी हैं। तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए बच्चों, इसके पास 8 अपने हो गए। और इसके पास भी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके भी 8 हो गए। अब यहां पर प्रश्न ये बनता है बच्चों कि कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन इसने साझे में दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने में साझे में दिए, 2-2 दिया, इसलिए यहाँ पर डबल बंद, ऑक्सीजन में डबल बंद बनता है। इसलिए हमेशा ऑक्सीजन परमाणु को अगर उसका संरचना सूत्र लिखें तो ऐसे लिखना पड़ता है। अगर O2 को, ऑक्सीजन परमाणु जो O2 अणु है उसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। अगर इसका संरचना सूत्र लिखें बच्चों तो इस प्रकार अपन को लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बंद है, द्विबंध है। द्विबंध कहां से आया? क्योंकि दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं ने 2-2 इलेक्ट्रॉन साझे किए, इसलिए यहाँ पर द्विबंध आता है। उसी प्रकार कहीं अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा यहाँ तो उसमें त्रिबंध आ जाएगा। उस प्रकार के भी उदाहरण है, जैसे आगे नाइट्रोजन का उदाहरण दे रखा है। ये देखो बच्चों नाइट्रोजन का उदाहरण दे रखा है। यहाँ पर इस नाइट्रोजन के पास 3 4 5 हैं, इसके भी पास 3 4 5 है, अर्थात इस नाइट्रोजन के भी इसको, इस नाइट्रोजन के को 8 होने में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस नाइट्रोजन को भी 8 करने में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब न तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे ले सकता है और न ये इससे ले सकता है, न तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और न ही ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन बच्चों ले सकता है। ये ले नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, क्योंकि इससे इसने 3 ले लिए तो इसके पास 2 बचेंगे, इसके पास 8 कहां से होंगे। इसलिए इन दोनों ने 3-3 इलेक्ट्रॉनों का मिलकर साझा किया। यहाँ पर देखो ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। अब साझित इलेक्ट्रॉनों पर इस नाइट्रोजन का भी अधिकार है और इस नाइट्रोजन का भी अधिकार है। अब इस साझित इलेक्ट्रॉनों में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी ट्रिपल बंध बच्चों आ गया। इसलिए हमेशा N2 यानी नाइट्रोजन गैस के अगर अपन संरचना सूत्र लिखें उसका खोलकर तो हमेशा त्रिबल बंध आता है बच्चों। नाइट्रोजन को अगर इस प्रकार लिखें तो इसमें 3 बंध आता है। 3 बंध क्यों आता है? क्योंकि ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं।
इस प्रकार के जो बंध बनते हैं बच्चों सांझे से, उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं, उसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। और ये तभी बनते हैं जब इनके पास इलेक्ट्रॉन देने और लेने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि ये न तो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और न ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन देने के बाद में इनके अष्टक पूरे नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने सहसंयोजक बंधों के बारे में विस्तार से पढ़ा बच्चों, जिसमें एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों प्रकार के सहसंयोजक बंध पढ़े। तो ये एकल बंध, जैसे ये हाइड्रोजन के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो एकल बंध आ गया। उसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु का अन्य उदाहरण पढ़ लें कि ऑक्सीजन परमाणु के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इसे द्विबंध आ गया। और नाइट्रोजन के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो त्रिबंध आ गया। तो इस प्रकार ये सहसंयोजक बंध तीन प्रकार के हो गए बच्चों, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं किताब में, जो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन की सबसे अच्छी प्रकृति क्या है कि बहुत सारे यौगिक बनाता है ये। तो इस कार्बन में कुछ बहुत सारे यौगिक क्यों होते हैं कार्बन के, इसकी क्या वजह है कि कार्बन है प्रकृति में बड़ी संख्या में इसके यौगिक होते हैं, बड़ी संख्या में इसके यौगिक पाए जाते हैं, इसके कारण क्या है। तो कार्बन में दो कारक देखे जा सकते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। पहला कि इसमें संकलन की प्रवृत्ति होती है बच्चों, संकलन का अर्थ है कि इसकी बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के से जुड़ जाते हैं आपस में, कार्बन ऐसे जुड़ कर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, इसको कहते हैं संकलन की प्रवृत्ति। इस प्रकार कार्बन, बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं, बहुत संख्या में 20-20, 30-30 कार्बन एक साथ जुड़कर ऐसे आपस में श्रृंखला बना लेते हैं। और ये दूसरे, क्योंकि कार्बन 4 बंध बना सकता है, अधिकतम 4 के साथ सहसंयोजक बंध बना सकता है, तो ये अन्य यौगिकों के साथ भी ऐसे ऐसे जुड़ते रहते हैं, ये अन्य यौगिकों के साथ भी 4 के साथ ऐसे जुड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। इसलिए इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती है, ये किसी से साथ श्रृंखला बना के बहुत सारे यौगिक बना लेते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे यौगिक मिलते हैं बच्चों। और उसी प्रकार दूसरा है कि ये बहुत सारे बंध बनाने की वजह से इनमें अभी अपन ने देखा था कि सांजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक भी होते हैं। संतृप्त यौगिक उनको कहते हैं बच्चों जिनमें सिंगल बंध हो, जैसे कार्बन के मध्य अगर सिंगल बंध है तो ये संतृप्त यौगिक है। अगर कार्बन के मध्य डबल बंध है या कार्बन के मध्य त्रिबल बंध है तो ये कहलाता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। यानी जिसमें सिंगल बंध है वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जिसमें डबल और त्रिबल बंध है वो बच्चों असंतृप्त कार्बन यौगिक होते हैं। तो इस प्रकार कार्बन है वो अन्य, यहाँ पर हाइड्रोजन से जुड़कर, ऑक्सीजन से जुड़कर, किसी से जुड़कर बहुत सारे अन्य विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं बच्चों। पहला तो ये हो गया। दूसरा, इसमें चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तय इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य सहसंयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। मैंने अभी समझाया था बच्चों की कार्बन है वो 4 परमाणुओं से बंध बना सकता है, 1 2 3, एक कार्बन परमाणु 4 से बंध बना सकता है। तो मान लो इसने यहाँ हाइड्रोजन से बंध बना दिया, यहाँ ऑक्सीजन से बना दिया, ठीक है, यहाँ क्लोरीन से बना दिया। इस प्रकार ये अन्य परमाणुओं से भी बंध बना सकता है, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से। और उसी प्रकार लंबी श्रृंखला है, जैसे ये लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला चलती आ रही है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, और लास्ट में इसने एक कार्बन है उसने दूसरे से बंध बना लिया, वो हाइड्रोजन तो होता है और एक O से और जुड़ गया ये। तो इस प्रकार ये अन्य परमाणुओं से भी जुड़ सकता है, और अवसाद में बहुत सारे परमाणु हैं जिनसे ये जुड़कर भिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। तो दूसरी बात इनके क्योंकि बहुत सारे यौगिक क्यों बना लेता है, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है 4, अर्थात ये 4 के साथ बंध बना सकता है, 4 के साथ। और 4 में भी देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन और अनेक अन्य यौगिकों के साथ ये बंध बना के बहुत सारे यौगिक नए बनाते रहता है। इसलिए कार्बन के बहुत सारे यौगिक प्रकृति में क्यों है, इसके 2 कारण हो गए बच्चों। एक पहला कारण तो इसकी संकलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, दूसरी इनकी संयोजकता कितनी होती है 4 होती है, तो ये 4 अन्य परमाणुओं से बंध बना सकता है। इसलिए इसके प्रकृति में बहुत सारे यौगिक पाए जाते हैं। अब कार्बनिक यौगिक है वो चतुस्संयोजी होते हैं, यानी 4 ऐसे, ये मैंने चतुष्फलक की संरचना बनाई है, ये इस प्रकार चतुष्फलक की होते हैं, इसमें 4 फलक होते हैं, ऐसे इसमें 4 फलक होते हैं बच्चों। तो ये चतुष्फलक की ये संरचना होती है जो कि कार्बन यौगिकों में पाई जाती है इस प्रकार।
इस चतुष्फलक, एक फलक, दो फलक, तीन फलक और एक पीछे फलक, ये चतुष्फलकीय संरचना में कार्बन पाए जाते हैं। उसके बाद में संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जो कि अपन ने अभी बताया था मैंने कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक में सिंगल बंध होता है, ये कार्बन संतृप्त यौगिक हैं। इसमें जिन कार्बनिक यौगिकों में सिंगल बंध है वो सारे के सारे संतृप्त होते हैं, जिसमें एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इसके उदाहरण है। और उसी प्रकार जैसे ये रहा एथेन, दो कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध है, इससे ये कार्बन भी देखो बच्चों 4 से जुड़ा हुआ है, 1, 2, 3 और 4 बंध। उसी प्रकार इस कार्बन के भी 1, 2, 3 और 4 बंध, तो ये सब 4-4 से जुड़े रहते हैं। और 4-4 से जुड़े तो इसकी इस एथेन की अगर संरचना देखें अपन तो ये देखो कार्बन है, ये कार्बन है। इस कार्बन के पास बच्चों कितने, 1, 2, 3, 4 कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1। अब हाइड्रोजन को तो चाहिए 1 और इलेक्ट्रॉन, और कार्बन को भी 1-1 चाहिए, तो ये चारों से 1-1 ले लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से साझा कर लेगा, एक इस हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से साझा कर लेगा। इस प्रकार इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, देखो 1, 2, ये मतलब ये दोनों अब इस हाइड्रोजन के भी हैं और इस कार्बन के भी हैं, सांजित हैं, तो दोनों के गिने जाएंगे ये। तो इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए और 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो सिंगल बंध बनेगा। उसी प्रकार इस हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो देखो यहाँ पर सिंगल बंध बना, सिंगल बंध। इस हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो देखो यहाँ पर सिंगल बंध बना बच्चों। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो गया, इसका मतलब यहाँ भी सिंगल बंध बन गया। इस प्रकार सिंगल बंध बनते जाते हैं। और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इसके भी हैं, और ये 2-2 इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन के भी साझे करके बना दिया इसने। उसी प्रकार इस कार्बन ने भी 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए और इसने 2-2 हाइड्रोजन ने साझा करके बना दिया, और सब के अष्टक पूरा हो गया और एथेन का एक अणु बन जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार बच्चों एथेन के अणु को अपन ने समझाया। अब ये एक आबंध के द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु, ये एथेन का जो अभी अपन ने समझा, एक कार्बन से जुड़े हुए सारे के सारे। अब चूंकि ये एक कार्बन से जुड़ गए लेकिन इसका कार्बन के बीच में जो बंध है वो पूरे नहीं हुए, देखो 1, 2, 3 ही बंध है। इस कार्बन के भी देखो बच्चों, एक तो ये बंध, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3-3 बंध हैं। जबकि कार्बन 4 बंध बनाता है, इसका मतलब 4 बंध पूरे नहीं हुए, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बंध आ जाएगा। डबल बंध होता है एक द्विबंध, यानी इस संरचना में कार्बन और कार्बन के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। और यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। लेकिन यहाँ जो सांजित इलेक्ट्रॉन है वो बच्चे कितने आएंगे, 2-2 होंगे, इसीलिए ये यहाँ पर डबल बंध आया है। तो कार्बन के जो कि अपने इसमें देखो, इसमें दिखा रखा है, इसमें अपन देख लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पर साझा के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2-2 हैं, 4 हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉनों साझा किया, इसीलिए यहाँ पर कितना आया, द्विबंध आया बच्चों। इसीलिए यहाँ द्विबंध आया क्योंकि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। और इन हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य देखा जाए कहीं भी हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य तो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा है बच्चों, 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा है। इसलिए 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा होने की वजह से इसके मध्य क्या आता है, सिंगल बंध आता है। तो जिस कार्बन के मध्य द्विबंध हो वो कौन सी कार्बन कहलाती है बच्चों, असंतृप्त कार्बन कहलाती है। कौन सी, असंतृप्त कार्बन है, ये संतृप्त नहीं है। संतृप्त में सिंगल बंध होता है, तो ये असंतृप्त कार्बन होगी, ये असंतृप्त कार्बन होगी, ये असंतृप्त कार्बन है। ये अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इसको असंतृप्त कहते हैं, किसको संतृप्त कहते हैं। तो जिसमें डबल बंध हो, ट्रिपल बंध हो, वो असंतृप्त कहलाता है। तो ये एथीन है, ये है बच्चों एथीन, ईन लगता है, असंतृप्त में ईन लगता है। संतृप्त कार्बन का नाम एथेन था, कार्बन बराबर संख्या थी, इसको एथीन कहते हैं। उसी प्रकार एथाइन आगे आएगी, इसका सूत्र ये रहा एथीन का। उसी प्रकार एथाइन आएगी बच्चों, उसका भी असंतृप्त कार्बन ही है, वो भी असंतृप्त कार्बन। इस प्रकार अपन कार्बन और हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिकों के सूत्र है। संतृप्त यानी जिसमें सिंगल बंध पाया जाता है, उसके आपकी किताब में टेबल दे रखी है। जैसे देखो कार्बन की संख्या जिसमें 1 है,
उसको हम एथेन कहते हैं। कार्बन की संख्या 2 है, उसको एथेन कहते हैं। 3 है प्रोपेन कहते हैं। 4 है ब्यूटेन कहते हैं। 5 है पेंटेन कहते हैं। और 6 है उसको हेक्सेन कहते हैं। 5 है पेंटेन कहते हैं, 6 है हेक्सेन कहते हैं। और ये देखो सब जगह सिंगल बंद है, सब जगह सिंगल बंद है, इसलिए ये संतृप्त कार्बन है। और संतृप्त कार्बन के बच्चों देखो एन लगता है, टेन, हेक्सेन, बुटेन, ब्यूटेन। तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, हेक्स प्लस एन हेक्सेन। तो सिंगल बंद में एन लगता है लोग। उसी प्रकार 2-3 मैंने लिख दी। 10 तक अगर अपन को याद करना है तो अपन कर सकते हैं। तो ये 10 तक जैसे मैंने 2-4 का और लिख दिया। 7 कार्बन वाली को हेप्टेन कहते हैं, जिसका सूत्र ये रहा। 8 कार्बन वाली को ऑक्टेन कहते हैं, जिसका सूत्र ये रहा। 9 कार्बन वाली को नोनेन कहते हैं, इसका सूत्र ये रहा। 10 कार्बन वाली को डेकेन कहते हैं, इसका सूत्र ये रहा। यानी इसमें सूत्र फिक्स है बच्चों इनका। किसी भी एल्केन, इन सारों का नाम एल्केन है। इन एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, यानी डबल, जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन 2n, और उसमें 2 जोड़ दो, उसमें 2 जोड़ दो। ये सारों का सूत्र बन सकता है इससे सारों का सूत्र बन जाएगा बच्चों। ये एल्केन का सूत्र है और ये सारी एल्केन है। इन सारों को अपन एल्केन कहते हैं। ये जो मैंने नाम बताए 10 तक, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? एल्केन कहलाती है। ये सारी की सारी एल्केन कहलाती है, एल्केन, ये सब एल्केन कहलाती है। अब इसमें जैसे CN, मान लो CN यानी N की जगह यहाँ पर अगर N बराबर, अगर अपन बच्चों जैसे मान लो N बराबर अपन ने ले लिया 4, यानी जिसमें कार्बन की संख्या 4 हो, तो C4। और H यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों 4 × 2। इस N की जगह अगर H रखेंगे तो 4 × 2, 4 × 2 कितने हो गए? 8 + 2 10, तो C4H10 ये हो गया। ये 4 कार्बन वाली का सूत्र ये होगा। जैसे ये रहा बच्चों, देखो यहाँ पर, और जिसका नाम है ब्यूटेन, ये रहा। तो ऐसे इनके सूत्र बनते हैं। अगर यहाँ 5 हो गए बच्चों तो C5H डबल कर लो, 5 का डबल 10 और +2 जोड़ दो, यानी 12 है। C5H12 है इस प्रकार। और इनमें सब में CH2 का अंतर होता है। ये C5H2। 3 है तो ये 3 के डबल 6 में 2 जोड़ दो, तो C3H8। ये इस प्रकार बढ़ते रहते हैं। और इनमें सब एल्केनों में CH2 जोड़ते जाओ तो अगला बन जाता है। वैसे भी एक हर में CH2 ऐड कर दो तो ये अगला बन जाता है अपने आप। ये हर में CH2 जोड़ दो तो अगला बनता जाता है। इसमें CH2 जोड़ दो ये बन जाएगा। तो इसमें हर में CH2 का अंतर होता है। ये सारी एल्केनें हैं जो कि आपके सारणी में दे रखी है। इसमें 10 तक ये नाम आपको बच्चों याद होने चाहिए। इसके सूत्र तो बनाने के सूत्र अगर ये याद है आपको सूत्र, तो इसमें 1, 2, 3 रखते जाओ और सबके सूत्र निकल जाएंगे बच्चों। उसके बाद में इसमें अपन आगे देखते हैं कार्बन श्रृंखला बनाता है। जैसे ये देखो बहुत सारी लंबी श्रृंखला बना रहा है कार्बन। सीधी भी श्रृंखला हो सकती है, इसमें शाखित श्रृंखला भी हो सकती है, ऐसे शाखा भी हो सकती है। तो कार्बन में दोनों लक्षण पाए जाते हैं। ये कार्बन का कंकाल है। 2 विभिन्न कंकाल हैं, जिसमें एक तो सीधा कंकाल है जिसको नॉर्मल कहते हैं, एन। ये अपन आगे पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं। ये आइसो है। और एक नियो भी ऐसे बनता है पेंटेन का। तो इस प्रकार शाखित श्रृंखलाएं भी होती है। जैसे ये श्रृंखला देख लो, जो ये तो सीधी श्रृंखला है और ये शाखित है जिसमें कार्बन शाखा में है। हाँ, कार्बन की संयोजकता बच्चों 4 होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। बंध 4 होने चाहिए। जैसे कार्बन तो एक बंध बनाता है, बाकी इनकी जो संयोजकता है बंध है वो सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ दो, सब में हाइड्रोजन जोड़ दो तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? सभी की 4 हो जाएगी। तो ये जैसे C4H10 है, ये 2 सूत्र में पाया जाता है। ब्यूटेन 2 सूत्रों में पाया जाता है, एक तो सीधी श्रृंखला और ये शाखित श्रृंखला। तो ये दोनों सूत्र यहाँ पर दे रखे हैं। उसी प्रकार कार्बन को जरूरी नहीं है शाखित श्रृंखला, साइक्लों में भी पाया जाता है। जैसे ये रहा, ये कार्बन है वो साइकिल में पाया जाता है। साइकिल यानी बंद चक्कर, बंद वेले में पाया जाता है। बंद हो गए सब चारों तरफ, सब जुड़कर एक वेले में बंद हो गए, वेले बना ली तो एक बंद में पाया जाता है। अब वेले तो बना ली, लेकिन देखो बच्चों इसके पास 2 ही हैं, कार्बन 2 ही हैं, तो इसके शेष बंदों में आप हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। H, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो।
इस प्रकार सब में ऐसे हाइड्रोजन अपन जोड़ सकते हैं जैसे इस सूत्र में जोड़ रखा है। सब में हाइड्रोजन जोड़ के तो ये हो गया C6H6 का सूत्र है। ये C6H12 हो जाएगा बच्चों, C6H12 जो कि साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। साइक्लोहेक्सेन क्योंकि कितने कार्बन है, कार्बन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 और साइकिल बना रखी है पहले, इसलिए इसको साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। अगर इसी साइक्लोहेक्सेन में डबल बंद ट्रिपल बंद आ जाए तो वो असंतृप्त साइक्लोहेक्सेन हो जाएगी। तो ये तो ऊपर वाली तो संतृप्त है, ये तो संतृप्त है, ये तो संतृप्त की उदाहरण है बच्चों। और असंतृप्त यौगिक जैसे इसका नाम है बेंजीन। ये बेंजीन होता है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों। इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन की श्रृंखला बनाई, एक को छोड़कर एक डबल बंद है। देखो यहाँ छोड़ डबल बंद है, यहाँ सिंगल बंद है, यहाँ डबल बंद है, यहाँ सिंगल बंद है, यहाँ डबल बंद है, यहाँ सिंगल बंद है, यानी 3 कार्बन के मध्य डबल बंद होगा। और जहां डबल बंद होगा वहां हाइड्रोजन एक ही, सब में एक एक हाइड्रोजन होगी। क्योंकि देखो इस हाइड्रोजन का अगर अपन बंद की बात करें तो 1 2 बंद तो ये हो गए, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। और इस प्रकार इसका सूत्र है C6H6। ये बेंजीन का सूत्र होता है बच्चों और बहुत ही मस्ट है बेंजीन का सूत्र। कई बार पूछ लेते हैं बेंजीन का सूत्र लिखो, इसलिए इसको अच्छी तरह से कर लेना चाहिए बच्चों, याद कर लेना चाहिए। फिर कार्बन कहता है मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे दोस्ती करोगे, यानी कार्बन के बारे में विषम परमाणु भी जुड़े रहते हैं। कार्बन सबसे दोस्ती रखता है, इसका अर्थ है कार्बन सबसे दोस्ती रहता है, यानी बहुत सारे परमाणु इससे जुड़ जाते हैं, इससे दोस्ती कर लेते हैं। और उन विभिन्न परमाणुओं को फंक्शन ग्रुप कहते हैं। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन की श्रृंखला है H, ये जो संयोजकता है वो H इसकी पूरी अपन ने कर ली ऐसे H, इसकी वैलेंसी 3, ये 3 वैलेंसी 3H और एक बंद वो कार्बन से बना रखा है। इसी प्रकार इसने 2 बंद हाइड्रोजन से बना लिए। ऐसे ये सब के लगते जाएंगे, सब की जगह यहाँ फिल होते जाएंगे। ये 2 बंद तो ये हो गए, 1 और 2, और तीसरा इस कार्बन से, इस चौथा इस कार्बन से। इस प्रकार ये सब के जुड़ते जाएंगे। ये एक अलग समूह आ गया, ये अलग समूह विषम परमाणु आ गया इसमें। ये O कार्बन और हाइड्रोजन श्रृंखला बनाते हैं, उसको तो श्रृंखला कहते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी परमाणु आ जाए, जैसे O आ जाए, Cl आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, तो वो विषम परमाणु कहलाता है। और ये विषम परमाणु के होने के कारण इसको प्रकार्यात्मक समूह भी कहते हैं बच्चों, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और इससे इसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भिन्न भिन्न गुण बना देते हैं, जिसे एल्डिहाइड एसिड से अलग अलग बनते हैं। और इन प्रकार्यात्मक समूह जो ये अपने जुड़े थे, जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें विषम परमाणु आ जाते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शन ग्रुप। कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं जो कि कार्बन से जुड़ जाते हैं, इसकी एक सारणी आपके किताब में दे रखी है। जैसे अगर क्लोरीन और ब्रोमीन विषम परमाणु आ जाए तो उसको हेलो कहते हैं। उस यौगिक का प्रकार कौन सा होगा, हेलो। हेलो का अर्थ है क्लोरीन ब्रोमीन, ऐसे हेलो। एल्केन, हेलो एल्केन, उस एल्केन का नाम क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। एल्केन तो कार्बन हाइड्रोजन की श्रृंखला को एल्केन कहते हैं, और ये हेलो। उसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से जुड़ता है ये। जैसे मान लो मैं एग्जांपल यहाँ बच्चों आपको दूं कि जैसे ये कार्बन है, 1 2 3, इस कार्बन के यहाँ मान लो ब्रोमीन जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, तो ये तो एल्केन है, 3 कार्बन वाली एल्केन, जिसमें यहाँ इसमें तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन था, उसकी जगह क्या आ गया, उसकी जगह ब्रोमीन आ गया प्रतिस्थापित करके। तो ये तो एल्केन है और ये है प्रतिस्थापी, ये प्रतिस्थापी कहलाता है। अब इसमें नाम अगर इसका लिखें तो ये एल्केन तो 1 2 3 कार्बन वाली है। 3 कार्बन वाली को सारणी में अगर अपन देखें तो बच्चों प्रोपेन कहते हैं, और ये होगी ब्रोमीन, इसको अपन ब्रोमो कहते हैं। तो ब्रोमो इसका नाम पहले आएगा, ब्रोमो, और इसका नाम आएगा बाद में बच्चों हमेशा। तो ये ब्रोमो और प्रोपेन हो गई, ये ब्रोमो प्रोपेन हो गई इसका नाम। तो इस प्रकार से इनके नाम अलग अलग होते हैं। अगर ऑक्सीजन परमाणु आ जाए विषम परमाणु में, जैसे ऑक्सीजन आ गया, इस ब्रोमीन की जगह अगर ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन में कई प्रकार के यौगिक बन सकते हैं। जैसे एल्कोहल बन सकता है, जैसे उस एल्कोहल का सूत्र है OH, ऑक्सीजन के OH आ गया। एल्डिहाइड जैसे CHO आ गया, CHO, ये एल्डिहाइड जो मैंने अभी आपको ऊपर उदाहरण देके बताया था, ये एल्डिहाइड है बच्चों, CHO आ गया, तो ये एल्डिहाइड है।
तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इनके नाम है बच्चों। कीटोन आ गया जिसको CO कहते हैं, CO, या एसिड आ गया कार्बोक्सिलिक अम्ल जो COOH, ये COO और H कहलाता है, ये COOH। ये अगर ये आ गया फंक्शन ग्रुप तो ये अम्ल हो गया। जैसे मान लो इसके अपन उदाहरण दें कि ये अम्ल कैसे आ गया, तो अम्ल ऐसे जैसे बच्चों 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5वां आ गया। 5वें कार्बन उसको प्रतिस्थापित करके COO, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके ये लग गया COOH। तो इसकी वैलेंसी बाकी शेष इसके बंद है वो हाइड्रोजन से भर देने चाहिए, संतुलित कर देना चाहिए ये। तो ये एक समूह अलग आ गया, तो ये अम्ल कहलाएगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया एक, तो ये एक अम्ल हो गया। अब इसका नाम जैसे कार्बन की संख्या के आधार पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है, 5 यानी पेंटेन। तो पेंटेन और ये ओइक अम्ल, इसको ओइक अम्ल भी कहते हैं, जो कि आगे अपन पढ़ेंगे बच्चों। तो इस प्रकार ये अपन ने पढ़ा कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन में, कार्बन श्रृंखला के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा तत्व आ जाए, जैसे ये है क्लोरीन ब्रोमीन, या OH समूह आ जाए, या CHO समूह आ जाए, या C डबल बॉन्ड और कीटोन समूह आ जाए, या कार्बोक्सिलिक समूह आ जाए, तो वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापी। और इनके ही गुण हो जाते हैं, उस कार्बन और हाइड्रोजन में इस जैसे ही गुण हो जाते हैं। जैसे OH आता है तो एल्कोहल हो गया, CHO आता है एल्डिहाइड हो गया वो, CO आता है कीटोन हो गया वो, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आते कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया वो। तो इनके आधार पर भी उसके गुण, यौगिक के गुण निर्भर करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आगे टॉपिक है सजातीय श्रेणियां। सजातीय श्रेणियां का अर्थ है बच्चों कि ये श्रेणी समान है, ये क्रियात्मक समूह समान है। ये जो अभी अपन ने पढ़ा ना अभी प्रकार्यात्मक समूह, ये सब में समान है। ये देखो सब में OH है, OH यानी सब एल्कोहल है। OH को कहते हैं एल्कोहल, अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि OH वाले को क्या कहते हैं बच्चों? OH वाले को एल्कोहल कहते हैं। तो एल्कोहल है, सिर्फ कार्बन श्रृंखला बदल रही है यहाँ पर। यहाँ पर अपन क्या बदल रहे हैं? कार्बन श्रृंखला परिवर्तित हो रही है। देखो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर C2H5 है, यानी 2 कार्बन की श्रृंखला हो गई, यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, बस। तो ये जितने भी अलग अलग कार्बन श्रृंखला बदल रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप अगर सेम है एल्कोहल, तो वो सजातीय श्रेणी कहलाती है। इन कार्बन श्रृंखलाओं में, एक कार्बन श्रृंखला में दूसरी कार्बन श्रृंखलाओं में कितना अंतर है? एक CH2 समूह का अंतर होता है। ये मैंने आपको सारणी में भी बताया था बच्चों। इसके अलावा इसके दूसरे भी उदाहरण हो सकते हैं। अगर इसकी जगह मान लो CH3 CHO है, तो वो भी सजातीय श्रेणी कहलाएगी, यानी जिसमें क्रियात्मक समूह ये समान हो और इधर वाली ये समान हो और इधर वाली श्रृंखला में परिवर्तन हो रहा है, तो वो सजातीय श्रृंखला कहलाती है। सजातीय श्रेणी में आते हैं सारे के सारे। तो ये अलग अलग प्रकार की आपके सजातीय श्रेणी होगी बच्चों। फिर कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। ये नाम पद्धति क्या है? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नामकरण करने में बच्चों जैसे 2-3 पॉइंट है, जो कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होता है। तो वो जैसे अपन ने सारणी में पढ़ा था कि 3 वाले को प्रोपेन कहते हैं, 4 वाले को ब्यूटेन कहते हैं, 5 वाले को पेंटेन कहते हैं। तो इनके नामकरण में से एक सीधा सा फंडा है बच्चों कि ये कार्बन श्रृंखला अपन को गिननी पड़ेगी सबसे पहले। जैसे ये लंबी कार्बन श्रृंखला का अपन को सबसे पहले चयन करना पड़ेगा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है। जैसे मान लो ये कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें सबसे पहले अपन को लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। जैसे ये सबसे लंबी ये है, उधर नहीं जाके इधर जाना पड़ेगा। ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, इधर नहीं। तो ये कार्बन श्रृंखला होगी मेन, तो इसको कहेंगे प्रतिस्थापी। इसको कहेंगे प्रतिस्थापी। ये प्रतिस्थापी हो गया, जो भी बाहर छूट जाता है वो प्रतिस्थापी हो जाता है। अब इस कार्बन श्रृंखला में अपन नंबरिंग देते हैं। जैसे इसको 1 नंबर दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 कार्बन हो गए। 6 यानी ये हेक्सेन होगी बच्चों। 6 कार्बन वाली को सारणी में अपन ने देखा था यहाँ पर कि 6 कार्बन वाली को क्या कहते हैं, ये देखो हेक्सेन। 6 कार्बन वाली को क्या कहते हैं? हेक्सेन। तो वो एक प्रकार की हेक्सेन है। तो इस प्रकार से अपन को नामकरण इनका करना पड़ता है। इनका नामकरण ऐसे करना पड़ेगा, जिसको अपन 1 बाय 1 आगे थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहेंगे बच्चों। हाँ, फिर देखो जैसे इसमें ज़्यादा नामकरण आपके नहीं दे रखा, सिर्फ ये बता रखा है कि
सिंगल बंद वाली में जैसे 3 कार्बन वाली को प्रोप कहते हैं और उसके एन लगता है लास्ट। और अगर डबल बंद है, कार्बन श्रृंखला के नाम के नीचे अंतिम एन को हटाकर आयन लगा देते हैं, असंतृप्त कार्बन में आयन लगा देते हैं। बस ये इतना सा ध्यान रखना, जो ज़्यादा आपके नामकरण का है नहीं बच्चों। जैसे ये मान लो हेलोजन है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि ये हेलोजन लग गया कार्बन को प्रतिस्थापित करते हुए बच्चों। तो अब इसमें देख लो कितने कार्बन हैं, देखो आप गिनो, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। सबकी वैलेंसी बंद पूरे 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4। अब ये जो प्रतिस्थापी है मैंने अभी बताया था बच्चों, इसका नाम पहले लिखा जाता है, इसको क्लोरो कहते हैं। जैसे वहाँ क्लोरो, हेलो, क्लोरो, ब्रोमो ऐसे। और ये 3 कार्बन वाला है तो इसको प्रोपेन कहेंगे, तो ये बाद में आएगा क्लोरो, और इसका नाम बचा हुआ इसका प्रोपेन, ये रहा क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार इसका ब्रोमो, इसको ब्रोमो कहते हैं, इसका नाम पहले आएगा। और ये 3 कार्बन की श्रृंखला है जिसको प्रोपेन कहते हैं, इसका नाम बाद में आएगा, ऐसे ब्रोमोप्रोपेन। उसी प्रकार OH को कहते हैं ओल, OH को क्या कहते हैं, ओल। तो ये ये हो गया क्रियात्मक समूह, ये तो हो गया प्रतिस्थापी, इसलिए इनके नाम पहले आते हैं। और ये हो गया क्रियात्मक समूह, तो इनके नाम हमेशा बाद में आते हैं। OH समूह को ओल कहते हैं, ओल। ये भी अपन अभी पढ़ेंगे, इसका अनुलग्न ओल लगता है। जैसे ये रहा एल्कोहल, हेलो एल्केन है, यानी ये हेलोजन है, ये हमें इनका हमेशा पूर्व लग्न लगता है। पूर्व लग्न यानी पहले लगता है, किसके, एल्केन से। इन एल्केन से पहले आता है नाम, देखिए जैसे इसका पहले आ गया, इसका भी पहले आ गया। लेकिन इसके अलावा सारों का अनुलग्न लगता है, अनुलग्न यानी बाद में लगने वाला। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल का सूत्र होता है OH। अगर OH आ गया कहीं भी कार्बन श्रृंखला के साथ तो इस OH का अनुलग्न लगेगा, यानी इसको ओल कहते हैं, ओल। और ये इसके पीछे लगेगा। जैसे पेंटेन है, ये 1 2 3 कार्बन है तो पेंटेन ही है, क्योंकि ये सारे उदाहरण अपन पेंटेन ही देख रहे हैं। तो इसका नाम, सॉरी पेंटेन नहीं बच्चों, प्रोपेन है। 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, सारे उदाहरण प्रोपेन के। तो ये 3 प्रोपेन है तो ये प्रोपेन पहले आएगा, तो इसको अपन प्रोपेन लिख देते हैं। ये लो प्रोपेन, ये बच्चों अपन ने प्रोपेन लिख दिया, ये प्रोपेन, इसका नाम लिख दिया। फिर इसका अनुलग्न क्या लगा, OH लगा हुआ है, इसका अनुलग्न लग गया OH, तो प्रोपेन प्लस OH को क्या कहते हैं, ओल, वो ओल कहते हैं, प्रोपेनोल, इसको ओल कहते हैं बच्चों, इसको ओल कहते हैं। अब ये प्रोपेन प्लस ओल आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, प्रोपेनोल बन जाते हैं बच्चों, प्रोपेनोल वगैरह। उसी प्रकार इसी में अगर इसमें अपन देखा जाए एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO, ये रहा। एल्डिहाइड का अनुलग्न लगता है एल, अनुलग्न लगता है एल। अब वही बात हो गई वापिस, प्रोपेन और ओल की जगह क्या हो गया, एल, प्रोपेन प्लस एल, तो प्रोपेनेल हो गया। उसी प्रकार कीटोन का ये होता है फंक्शनल ग्रुप, ये कीटोन है। अब इस कीटोन का ओन लगता है, ये प्रोपेन है, 1 2 3 कार्बन वाले को प्रोपेन है, तो प्रोपेन के अनुलग्न में क्या लग जाएगा, ओन, तो प्रोपेनोन हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनोन। जैसे ये प्रोपेन, सेम है ऐसे। तो ये आसान नाम है आपके, ज़्यादा हार्ड नाम आपके नहीं है बच्चों। प्रोपेन और प्लस ओन, इसका लगता है ओन, अनुलग्न लगता है ओन। तो प्रोपेन और ओन को अगर अपन मिलाकर एक वर्ड में लिखें बच्चों तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, ये हो जाएगा प्रोपेनोन। ऐसे सारे नाम ऐसे ही चलते हैं। अब इसमें देखो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये सूत्र है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला है, ये लगा हुआ है। अब इसमें अनुलग्न लगता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल। अब 1 2 3 कार्बन है, पहले कार्बन गिन लेनी चाहिए, तो 3 कार्बन है तो इस 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, तो ये प्रोपेन आ गया, प्रोपेन। अब इसका अनुलग्न ओइक अम्ल है तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल यानी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता है, प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रोपेन में अगर अपन ओइक जोड़े, ओइक अम्ल, इसका अनुलग्न ओइक लगता है,
ओइक अम्ल, ओइक अम्ल लगता है। तो अगर इस प्रोपेन और इस ओइक अम्ल को जोड़कर लिखें तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन और ओइक अम्ल, तो प्रोपेनोइक अम्ल। उसी प्रकार एल्कीन अगर है, एल्कीन डबल बंद अगर इसमें है, डबल बंद, तो डबल बंद के जो एन है प्रोपेन है उसके लास्ट में ईन लगता है, ईन, तो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन, ये अनुलग्न ईन लगता है इसका, तो प्रोपेन प्लस ईन यानी प्रोपीन, प्रोपीन बन जाएगा। इस प्रकार ये इसके आपके नाम लगन है। ट्रिपल बंड है उसके अनुलग्न आइन लगता है, आइन, आइन, इस प्रकार बच्चों आइन अनुलग्न लगता है। तो प्रोपेन प्लस आइन, जैसे ये प्रोपेन हो गया, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस आइन अगर अपन लिखें इसमें प्लस, इनको जोड़ के तो ये प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया। उसी प्रकार ये प्रोपेन प्लस इस इन को जोड़े तो ये प्रोपीन हो गया, तो ये प्रोपीन हो गया। तो ये क्योंकि ये सब प्रोपेन है, ये सब 3 कार्बन वाली है, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन, प्रोपेन कहते हैं। वो अपन ने सारणी में देखा। और जिस प्रकार के अनुलग्न हैं यहाँ पर लगे हुए हैं उनके सूत्र देख लो और उसी के नाम आप अंत में जोड़ दो, तो वो उस प्रकार के नामकरण बच्चों हो जाते हैं। तो ये अपन ने नामकरण सीख लिए। अब कार्बनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र बच्चों अपन अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब करना बच्चों, ध्यान से पढ़ना। कोई नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मुझे बताना। धन्यवाद बच्चों।